मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। जैसा कि आप जानते हैं 23 और 24 अगस्त को जो 4 शिफ्टों में सिपाही जो यूपी भर्ती परीक्षा हमारा जो पेपर हुआ है उसको देख के लग गया होगा आपको कि पेपर ना बहुत कठिन है ना बहुत आसान है। वही मध्यम मार्गी पेपर आया है। जैसा पिछली बार हमारे पेपर हो रहे थे ठीक उसी प्रकार से पेपर हुआ था, उसी के अनुकूल पेपर आया है, आसान रूप पेपर आया है। बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं है। सारे विद्यार्थियों को हमारी ओर से पहले भी हमने शुभकामनाएं दी हैं। आपको पुनः फिर शुभकामनाएं देते हुए आज का जो सेशन है, मैं लिखा है स्पेशल सेशन है और आज मैं बात कर रहा हूं आपसे आंसर की। तो बताऊंगा कि जो 23 को और 24 को जो पेपर हुआ है उसके आंसर की, साथ ही उसी आंसर की के आधार पर कैसा आपका पेपर नया जो कल 25 तारीख को होने वाला है और आगे 30 और 31 अगस्त को होने वाला है, और साथ ही आगे जो हमारे अन्य सीजीएल के एग्जाम या एमटीएस या सीएचएसएल के एग्जाम होंगे उनमें कैसे प्रश्न बन सकते हैं उन पर भी चर्चा करूंगा। पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते यूट्यूब चैनल करियर प्लस बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे और मैं बात करूंगा आपसे इस स्पेशल सेशन में जो मैंने आपके लिए आंसर की निकाली है कुछ प्रश्नों की दोनों शिफ्टों के आधार पर, साथ ही कुछ नए क्वेश्चन बिल्कुल इन्हीं शिफ्टों के आधार पर जो मैं निकाले आपके लिए, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको देने वाला हूं उसको देखने के बाद आपको बहुत आनंद आने वाला है। ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया 23 तारीख की शिफ्ट का, ये पहला पेपर है जो कल पेपर हुआ है, पहली मीटिंग का। फर्स्ट, बीआरआई का पूर्ण रूप क्या है पूछ रहा आपसे। तो आप जानते हैं बीआरआई बहुत महत्वाकांक्षी एक आपका योजना का नाम है। ये योजना मैं यहां बता देता हूं थोड़ा सा आपको। चीन का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है ये चीन का। और बीआरआई का मतलब दिया उसने, फुल फॉर्म पूछ रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेसिक रोड एंड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रिसोर्स या बेल्ट एंड रिपब्लिक, इस तरह पूछा उसने। तो आपको जानना चाहिए चीन का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, वो रोड के माध्यम से अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है और व्यापार को ताकतवर बनाना चाहता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये बेल्ट एंड रोड यानी बी से बेल्ट, आर से रोड और आपके आई से इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये इसका पहला सही उत्तर है जो 23 तारीख की पहली शिफ्ट में आंसर आया है। इस तरह हम देखते जाएंगे यहां से इस सीरीज में 23 तारीख की शिफ्ट का पहला अगला क्वेश्चन इस तरह आया है, ये विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। क्या स्पैमिंग है, स्फीयर फिशिंग है, साइबर स्टॉकिंग या फिर स्नीकिंग है। आपको जानना चाहिए वो स्फीयर फिशिंग, यहां पर ये आपका एक विशेष जो कंप्यूटर में हमारे एक व्यवस्था होती है उसके अंतर्गत जो काम करता है उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की जो कोशिश करते हैं जिन व्यक्तियों के लिए, उसे स्फीयर फिशिंग कहते हैं। इसको याद करके जाएंगे। आज के सेशन में ये पुराने प्रश्नों के आंसर की तो बता ही रहा हूं आपको जो 23 और 24 को हुए हैं, साथ ही कुछ नए प्रश्न इसी के साथ में ही लेके चलूंगा कि इन्हीं के आधार पर नए प्रश्न और कैसे बन सकते हैं। इसलिए मैंने कहा दिस इज द स्पेशल सेशन। ये आज का बहुत खास सेशन होने जा रहा है आपके लिए, और इसकी एक एक पंक्ति को याद करते हुए जाएंगे आप लोग यहां से और दृढ़ कर जाएंगे यहां से। ये एक क्वेश्चन इस तरह आया था, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति यानी नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी कब घोषित की गई है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया अभी, तो आपको पता पड़ गई होगी जुलाई 2000 में, यहां पर यानी कि जुलाई 2000 में पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति नेशनल एग्रीकल्चर जो पॉलिसी है, इस समय देश के पीएम थे वो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी। ये देश के पीएम थे वाजपेयी जी उस समय आपके, कब, सन 2000 में। आपको जानना चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न है देश के, आपको भारत रत्न दिया जा चुका है और आप 3 बार देश के पीएम बने। आपका सबसे छोटा कार्यकाल 13 दिन का रहा है, यह बड़ी महत्वपूर्ण है। और बड़ी बात यह है आपने 3 बार पीएम पद की शपथ ली। ऐसी बातों को भी याद करके जाएंगे। कौन सा प्रधानमंत्री है जो कि गैर कांग्रेसी है जिसने 3 बार पीएम पद की शपथ ली है, तो आप बताएंगे वो अटल बिहारी वाजपेयी हैं। साथ ही अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी भी ऐसे देश के दूसरे गैर कांग्रेसी पीएम बन गए जिन्होंने की 3 बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है। यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे छोटा कार्यकाल 13 दिन का है, इसके बाद 13 महीने का है, और उसके बाद वर्ष 1999 से 2004 तक, 1999 से 2004 तक वो देश के पीएम रहे। और उन्हीं के कार्यकाल में कारगिल वॉर हुआ जो बड़ा महत्वपूर्ण रहा है आपके, और जो इनके कामकाज हैं वो आज भी याद किए जाते हैं। उनमें एक कामकाज शिक्षा के अधिकार को लेकर भी है जिसे हम राइट टू एजुकेशन के नाम से जानते हैं, इसको राइट टू एजुकेशन को। और आपके कार्यकाल में 2002 में जो शिक्षा का अधिकार है उसको बड़ा महत्वपूर्ण मानते हुए एक राइट दिया गया था आपके, और आप जानते हैं उसको मूल अधिकारों की सूची में हमने शामिल किया है। ऐसे प्रश्न आपके तो राष्ट्रीय कृषि नीति आई
तो उन्होंने उत्तर मार दिया जुलाई 2000, जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में कृषि नीति बनाई गई थी। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति आई है। ऐसे प्रश्न एग्जाम आया है। अब मैंने ऐसे ही प्रश्न आपके लिए पुनः बनाया है, यहां पर उसको आप देखकर जाएंगे। जैसे अभी मैं पेपर ही बता रहा हूं आपको जो आया हुआ है, वर्ष ये डैश कर दिया है, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग यानी कि ह्यूमन राइट, ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के स्थान पर इसका नाम यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल कर दिया गया, मानवाधिकार परिषद कर दिया गया है। किस वर्ष? तो वर्ष 2006 में इसको आपके यूएन, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। तो ऐसे आपके अगले एग्जाम हो सकता है यूएनएचआरसी की फुल फॉर्म पूछ ले, बिल्कुल मत घबराना, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। मैं एक पेपर प्रश्न देख रहा था आपका, तो वहां पर एनएचआरसी की फुल फॉर्म पूछी गई है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। आपको जानना चाहिए वो भारत में बना हुआ है वर्ष 1993 में, वर्ष 1993 में, ये भारत का है। और ये यूएनएचआरसी ये 2006 में बनने वाला है। आयोग के स्थान पर इसको काउंसिल कर दिया गया। इसको आपको रटकर जाना है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल वर्ष 2006 में अस्तित्व में आई है। ऐसे ही एक प्रश्न एग्जाम में और आया आपके एग्जाम में, एक शिफ्ट में, पहली वाली में, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन सा है? तो आपको मालूम पड़ेगा रस कुक ये पहला व्यक्ति रहा है। ये बहुत आसान है, बिल्कुल रट्टम रट्टा। ऐसे प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं आपके। कोई पूछ सकता है आपको कि आपका इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला कौन है, माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाला पहला कौन है। ये एक प्रकार से स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन भी है और करंट अफेयर का भी है। तो मैं स्टैटिक करंट दोनों बात करूंगा। अब मैंने इसी के आधार पर कुछ 5 क्वेश्चन और निकाले जो मेरे क्वेश्चन है, फिर उसके बाद आपके शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए वो, और फिर मैंने और क्वेश्चन नए बनाए इन्हीं शिफ्टों के आधार पर। इसलिए मैंने कहा ये सेशन बहुत खास होने जा रहा है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करिए। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो उसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो मैंने ये प्रश्न निकाला आपके लिए, 6वां क्वेश्चन, किस राज्य का मायेम गांव, ये मायेम गांव जैव विविधता बायोडायवर्सिटी एटलस जारी करने वाला भारत का पहला गांव बन गया? ये मैंने आपके लिए एक नया क्वेश्चन निकाला। ये न्यू क्वेश्चन है, ये किसी भी शिफ्ट में नहीं आया है। ऐसा प्रश्न आ सकता है जो पिछले मैंने अभी पेपर देखे उसके आधार पर, यानी किस राज्य का मायेम गांव जैव विविधता एटलस जारी करने वाला भारत का पहला गांव? क्या वो अरुणाचल है, उत्तराखंड है, गोवा है या मेघालय? तो गांव और कोई नहीं बल्कि वो गांव गोवा है। कौन सा है? वो गांव गोवा है। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जा रही है यहां पर क्योंकि गोवा वही राज्य भारत का जो देश का 25वां राज्य है। कौन सा राज्य है? ये देश का 25वां राज्य है और वर्ष 1987 में इसको 25वें राज्य का दर्जा दिया गया था। उस समय देश के पीएम हमारे राजीव गांधी थे, जो सबसे युवा देश के प्रधानमंत्री अभी तक के रहे हैं। यानी राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे हैं आपके। वो आपके समय में कंप्यूटर जो क्रांति आई और जिसके बल पर भारत आज एक नई अर्थव्यवस्था की ओर और वर्तमान में भारत की दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के आधार पर खड़ा हुआ है, तो उसमें कंप्यूटर क्रांति का बहुत बड़ा योगदान है। तो आप बताएंगे 25वां राज्य बना गोवा, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया गोवा को हमने। और गोवा को हमने किससे छीना है? तो पुर्तगालियों से। किससे छीना है हमने इसको? पुर्तगालियों से, क्योंकि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर रखा था एक लंबे समय तक। और हमने वर्ष 1961 में, ये रहा इंपॉर्टेंट है, अगर आएगा पुर्तगालियों से गोवा पर भारत ने कब अधिकार किया है? तो 1961 में भारत ने इस पर अधिकार कर लिया, 1961 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके जाएंगे। और गोवा भारत का पूर्ण राज्य कब बना है? 1987 में। और एक कौन सा राज्य भारत का? तो ये 25वां राज्य है। और एक महत्वपूर्ण और, ये सिक्किम वाला पूछ रहे थे आपको कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया है आपके सिक्किम को? तो आप बताएंगे वर्ष 1975 में दिया गया है। और ये भारत का कौन से नंबर का राज्य है? ये भारत का 22वें नंबर का राज्य बना। कौन? सिक्किम। तो ये नया प्रश्न मैंने बताया आपको, सिक्किम पूछ सकता है, गोवा। फिलहाल बायोडायवर्सिटी एटलस जारी करने वाला ये गांव है मायम गांव, और ये गोवा का गांव है। ऐसी अतिरिक्त जानकारी मैंने आपको दी है यहां पर। ऐसी और जानकारी के साथ में एक नया प्रश्न बनाया है, भारत सरकार की नई शिक्षा नीति जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, एनईपी है, के तहत किसे क्लासिकल यानी शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करने का फैसला लिया गया है। वो कौन सी भाषा है? क्या वो फारसी है, अरबी है, ग्रीक है, या चीनी भाषा है, या चीकी भाषा है? तो वो और कोई नहीं बल्कि वो फारसी भाषा है। इसे अभी हाल ही में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा यानी कि क्लासिकल भाषा का दर्जा
दे दिया गया है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। इस तरह शास्त्रीय भाषाओं की संख्या हमारे यहाँ 7 हो गई है, अभी तक ये संख्या 6 थी, और अब आप इसमें यहां पर ये संस्कृत जोड़ लेंगे। संस्कृत हमारे यहाँ पहले से ही है ये वाली, इसके अलावा हमारे यहाँ जो ओडिसी भाषा है ये पहले से ही है, 2 हो गई आपके, और इसके अलावा जो तमिल है ये पहले से ही है, और जो तेलुगु है ये पहले से ही है, और जो कन्नड़ है ये पहले से ही है, और जो मलयालम है ये पहले से ही है। इसलिए 6 भाषाएं पहले से रही हैं, इसलिए आप लोगों को संस्कृत, ओडिसी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, और इस क्रम में 7वीं भाषा बनी है वो आपके फारसी भाषा है। इसलिए आप लोग देखकर जाएंगे कि हाल ही में नई शिक्षा नीति में कौन सी भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा दे दिया गया है, तो आपका उत्तर क्या होगा? फारसी भाषा होगा। इस क्रम में मैंने आपके लिए और महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकाला, एक आपके केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण कहां किया है? ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल, आपको जानना चाहिए इस तरह के फ्यूल से हमारे एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं होता है। ऐसी बसों को चलाने पर हमारे यहां पर एक बहुत बड़ी नीति बनाई जा रही है, और इसका क्या मुंबई में या गांधीनगर या कोलकाता या दिल्ली, तो ये हमने दिल्ली में इसका अभी हाल ही में आपके अनावरण हुआ है, और ये हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसका अनावरण किया है। इसको याद करके जाएंगे, इससे ये भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है, इसको आप देख लेंगे यहां से। इस क्रम में मैंने आपके लिए एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न निकाला। हाल ही में यूनेस्को ने इसकी फुल फॉर्म भी लगातार पूछी जाती है। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रमशः साहित्य का शहर और संगीत का शहर यानी म्यूजिक सिटी और लिटरेचर सिटी के रूप में नामित किया है, नॉमिनेट किया है? क्या वो कोझिकोड और ग्वालियर है, क्या कलकत्ता और ग्वालियर है, या जयपुर और वाराणसी है, या कोच्चि और वाराणसी है? यानी साहित्य का शहर, लिटरेचर सिटी एंड संगीत का शहर, म्यूजिक सिटी, तो वो और कोई नहीं बल्कि कोझिकोड और ग्वालियर है। इसको अभी हाल ही में यूनेस्को ने इन दोनों को साहित्य और संगीत के शहर के तौर पर नामित किया है, ये बड़ी बात है। और एक अन्य बात, आपके जो यूनेस्को है इसका जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय, वो कहां स्थित है? वो आपके पेरिस में है। ये आपको जानने योग्य बात है, पेरिस आपके। और यूनेस्को फुल फॉर्म बोल सकता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप याद करके जाएंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में BRI की फुल फॉर्म आई है, ऐसे और भी फुल फॉर्म आ सकती है। और एक बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम और आया था कि जो विमुद्रीकरण है, नोटबंदी है, तो 2008 में नोटबंदी हुई, उस समय RBI गवर्नर कौन है? और जब 1946 में नोटबंदी हुई तो RBI गवर्नर कौन था? इस पर मैं चर्चा अभी इस क्लास के अंत में करूंगा आपसे जाते वक्त आपके। इस क्रम में मैंने एक क्वेश्चन और निकाला है। हाल ही में वार्षिक जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP28 आयोजित हुआ है, क्या दुबई में, बर्लिन, पेरिस या रियाद? तो ये COP चूंकि सबसे बड़ा जलवायु परिवर्तन पर होने वाला सम्मेलन है, तो इसका आयोजन दुबई में हुआ। कहां हुआ है? ये दुबई में हुआ। दुबई का मतलब होता है UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी संयुक्त अरब अमीरात। और बर्लिन बोले तो आपके जर्मनी, इसको आप याद कर सकते हैं यहां से। पेरिस बोले तो आपके फ्रांस, इसको आप याद कर सकते हैं यहां से। रियाद बोले तो सऊदी अरब, ये आपको पहले से ही याद है यहां पर। इस क्रम में आपको महत्वपूर्ण बात यह आपके अभी आपकी एक शिफ्ट में क्रोएशिया की राजधानी भी पूछी गई है। राजधानी पूछ रहा है, नई राजधानी, मुद्राओं का नाम पूछ रहा है, और ऐसे आपको कौन सा सम्मेलन कहां हुआ ये पूछ रहा है। अब मैंने आपको 5 क्वेश्चन नए कराए, अब मैं 5 क्वेश्चन आपको शिफ्ट के कराऊंगा जो आपके एग्जाम में अभी आए हैं। तो इसको कर लेंगे आप लोग। दुबई यानी कि UAE में COP का ये सम्मेलन हुआ। जो 11वां क्वेश्चन है ये आपके शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी 23 तारीख को आया है। महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? क्या समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण है, तेल का रिसाव है, या अत्यधिक मछली पकड़ना है, या समुद्री जल के तापमान में वृद्धि करना है? कभी भी आप पेपर देने जाएं, ठंडे दिमाग से चिंतन करें, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न को पढ़ें, बार बार सोचें कि वो हमसे क्या पूछ रहा है। कई बार हमें पढ़ा हुआ नहीं आता है, हम पेपर को छांटना भी एक कला होती है। अगर हम पेपर को छांट देते हैं तो भी मान लीजिए आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है, आप उस प्रश्न को सही तो छांट लेंगे। तो पूछ रहा है महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है इनमें से, यानी महासागरों में जो एसिड, तो इसका कारण है आपके समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण, यानी कि जो हमारा ओशन वाटर है, आपके सी वाटर है,
वो कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्ब करता है, इसकी वजह से वहां पर अम्लीकरण की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसको आप याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी अभी 23 तारीख को 23 अगस्त को आया है। ऐसे ही एक 23 तारीख को और क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में, ये चिकनकारी, ये रहा, एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति यूपी के किस शहर में हुई है। बहुत फेमस है, विकल्प में जाने की आवश्यकता नहीं थी आपको। ये लखनऊ की बहुत फेमस आपके कढ़ाई शैली है जो कपड़ों पर हमें देखने को मिलती है, और कहा जाता है दुनिया में ये चिकनकारी बहुत प्रसिद्ध है। भारत में तो है ही, दुनिया में भी इसकी पहचान है इस चिकनकारी कढ़ाई की, और ये लखनऊ की पहचान भी है। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है, ये बड़ा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस क्रम में एक प्रश्न और आया है आपके एग्जाम में, कौन सा भारतीय राज्य पानी, ये राज्य अनूठी वारली शैली के लिए जाना जाता है? तो आपका कौन सा भारतीय राज्य जो, तो क्या वो महाराष्ट्र है या राजस्थान है या मध्य प्रदेश है या उड़ीसा है? यानी वारली चित्रकला के लिए तो आप बताएंगे ये महाराष्ट्र है। कौन सा है? ये महाराष्ट्र है जो वारली कला शैली के लिए जानते हैं, वारली चित्रकला के लिए। तो ऐसे ही एक और पूछ सकता है आपका, यहां ये वारली आया है, मधुबनी, मधुबनी चित्रकला के लिए, मधुबनी पेंटिंग के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है? बहुत फेमस है, तो आपको सोचना नहीं है, क्या मार के आएंगे? बिहार। बिहार हमारा वो राज्य है, ऐसा राज्य बिहार जो कई प्रकार के साम्राज्यों की जननी भी कहा जाता है। मगध साम्राज्य का उदय, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र रही, प्रारंभिक राजधानी राजगृह ग्रीवज रही। तो ये बिहार जो है, बिहार में मधुबनी पेंटिंग की भारत में नहीं पूरी दुनिया में इसकी ख्याति लब्धि है, पूरी दुनिया में इसकी पहचान है, इसलिए इसको याद करके जा सकते हैं। वारली आया है पेपर में तो महाराष्ट्र मारेंगे, अगर मधुबनी पेंटिंग आएगा तो बिहार राज्य मारेंगे, जो कि हमारी बहुत बड़ी पहचान है। एक प्रश्न आपका 23 तारीख को और आया था, ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारत में संरक्षित कौन सा बासमती किस्म का जो चावल है इसकी खेती के लिए किस देश के खिलाफ अभी हाल ही में इन्हें कानूनी कार्रवाई की मांग करी है? बासमती किस्म की खेती के लिए क्या म्यांमार है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है या पाकिस्तान है? तो चूंकि चावल भारत की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बासमती चावल बहुत स्वादिष्ट होता है, इसकी एक पहचान है, और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। आप जानते हैं ये किसने की है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से इस क्रम में एक और प्रश्न आपके एग्जाम में आया था अभी, ये वाला, अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती हैं। वो कौन सी आपका अनुसंधान विधियां हैं? क्या उन्हें मिश्रित कहते हैं? इकोनॉमी क्वेश्चन है, गुणात्मक या एक्शन या मात्रात्मक? तो ये आपके अनुसंधान विधियां ये गुणात्मक होती हैं। कौन सी होती हैं? ये गुणात्मक होती हैं। ऐसा इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसको आप देख के जा सकते हैं। यहां से इस क्रम में आप देखेंगे एक क्वेश्चन और आया, ये मैंने आपके लिए इन प्रश्नों के आधार पर अपनी ओर से ये नया क्वेश्चन बनाया है कि ये अगली शिफ्ट में यानी 25 तारीख कल या आने वाले जो हमारे पेपर हैं उनमें ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये पुराने क्वेश्चन नहीं है, ये बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे चुनाव आयोग ने हाल ही में किस क्रिकेटर को, कौन से क्रिकेटर को नेशनल आइकन के रूप में नॉमिनेट किया? ये 16वां क्वेश्चन है आज के इस स्पेशल सेशन का। खास सेशन चल रहा है, विशेष सत्र चल रहा है, ये वो सेशन है जो एग्जाम वाला सेशन है। अभी हाल ही मैंने आपको 23 तारीख से पहले जितनी भी क्लास कराई हैं वो सारी क्लास आपके लिए खास रही हैं। आपने देख लिया होगा कई क्वेश्चन हुबहू लाइन टू लाइन आए आपके, क्योंकि हमने वो पेपर ऐसे सेट किया है जो हमारे विद्यार्थी लगातार पढ़ रहे हैं या इस आपके चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं, उनको बहुत तगड़ा लाभ हुआ है, चाहे वो स्टैटिक वाला पार्ट हो, चाहे जीएस वाला पार्ट हो या करंट वाला पार्ट हो। तो ऐसा पूछा क्वेश्चन क्रिकेटर के नेशनल आइकन के रूप में, क्या वो विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर है, रोहित शर्मा या सूर्य कुमार यादव है? तो वो क्रिकेट के गॉड, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को अभी जो हमारा चुनाव आयोग है, नेशनल जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, उसने इसको सचिन तेंदुलकर को और इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। आप देश के भारत रत्न हैं, आप क्रिकेट ऑफ गॉड हैं और आपको इससे सम्मानित किया गया है। और आपके नाम पे जो 100 शतक हैं, 100 जो शतकों का शतक है, उस रिकॉर्ड के नजदीक है। कुछ लोग हो सकते हैं आपके, लेकिन वो टूटना अभी फिलहाल संभव नहीं है। लेकिन टूटेगा नहीं ये कोई कह नहीं सकता, लेकिन फिलहाल उसको तोड़ना बहुत असंभव जैसा है या पहाड़ जैसा है। फिलहाल इसके आइकन सचिन बनाए हमारे इलेक्शन कमीशन ने। और इलेक्शन कमीशन का उल्लेख संविधान में कौन से आर्टिकल में हुआ है? तो आप बता देंगे
संविधान के अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख हुआ है। अगर भाग आएगा तो सीधा बताना कौन सा भाग है वो आपके, तो भाग बता सकते हैं आपके, भाग कौन सा है, पार्ट कौन सा है, तो भाग 15 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई का उल्लेख हुआ है, चुनाव आयोग का। और चुनाव आयोग हमारे यहाँ कैसा 3 सदस्यीय है, इनमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 अन्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये आप रटकर जाएंगे यहां से, जो हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्रम में आप देखेंगे ये 16वां मैंने एक क्वेश्चन निकाला है, 17वां आपके लिए न्यू क्वेश्चन है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, कौन सा, ब्रिक्स, ये वाला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां हुआ है? क्या जोहानसबर्ग में, नई दिल्ली में, मॉस्को में या बीजिंग में? कौन सा 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन? तो ये जोहानसबर्ग में आयोजित किया गया है आपके, कहां पर, ये दक्षिण अफ्रीका का शहर है। और ये ब्रिक्स सम्मेलन है, प्रारंभ में ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जैसे राष्ट्रों ने मिलकर इसका निर्माण किया है। ब्रिक्स दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जो कहीं ना कहीं ईयू और आपका जो नाफ्टा है उसको चुनौती देने के लिए खड़ा हो रहा है आपके। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी फुल फॉर्म याद करके जाएंगे। ब्रिक्स का जो विस्तार हुआ है वो मैं आपको अगली क्लास में आगे बताऊंगा। फिलहाल मेरा जो आधार है आज का इस सेशन का वो है, अभी जो पेपर चल रहे हैं उनके आधार पर नए क्वेश्चन किस तरह बन सकते हैं, ये मेरा आज का विश्लेषण है। और इस क्रम में मैंने आपके लिए अगला क्वेश्चन निकाला है, हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? क्या वो नरेंद्र मोदी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, अमित शाह जी हैं या राजनाथ सिंह जी हैं? कौन है वो जिन्हें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया? वो और कोई नहीं बल्कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्हें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। और लोकमान्य ये वही हैं बाल गंगाधर तिलक, जो गर्मपंथी दल के नेता थे और जिन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये किसने कहा? तिलक ने कहा है। और होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने की। और इनके मराठा और केसरी 2 प्रसिद्ध समाचार पत्र रहे। मराठा और केसरी ये दोनों प्रसिद्ध समाचार पत्र रहे। इनको आप याद कर लेंगे। किसके? बाल गंगाधर तिलक के। आपने स्वराज पर सबसे ज्यादा जोर दिया, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और 2023 का अवार्ड जो प्रधानमंत्री है वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी, उनको दिया गया है। इस तरह में आप आगे देखेंगे। ऐसा ही प्रश्न मैंने और बनाया आपके लिए, किस अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी ने गुजरात के साणंद में, कहां पर? गुजरात के साणंद में, यह स्थान है गुजरात का, भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया है? क्या वो क्वालकॉम कंपनी है, एनवीडिया कंपनी है, माइक्रोन कंपनी है या फिर फॉक्सकॉन कंपनी है? आखिर वो अमेरिका की कौन सी कंपनी है? क्योंकि सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल आज ऑटोमोबाइल्स में, मोबाइल की दुनिया में, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी नहीं है जहां सेमीकंडक्टर का प्रयोग नहीं किया जा रहा है बहुत बड़े पैमाने पर। तो ये माइक्रोन कंपनी अमेरिका की, जिसने की अभी हाल ही में साणंद में, साणंद क्षेत्र का नाम है, गुजरात का क्षेत्र है, यहीं पर भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया है। इसको भी याद करके जाएंगे। इस क्रम में मैंने आपके लिए नया क्वेश्चन और निकाला है। हाल ही में क्वाड, ये रहा क्वाड, अभी हाल ही में क्वाड सदस्य देशों, इनमें 4 देश हैं, अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। हमने अपनी पुरानी क्लासों में क्वाड पर चर्चा की है, आज पुनः चर्चा कर रहा हूं, लेकिन करंट वाला पार्ट जो पेपर में आ सकता है। नौसैनिक मालाबार युद्ध अभ्यास, मालाबार युद्ध अभ्यास 2023 कहां आयोजित हुआ है? तो आप बताएं, क्या वो भारत में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में? आखिर ये कहां पर आयोजित हुआ है आपके? तो आप बताएंगे ये आपके ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ। कहां पर हुआ है? ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। यानी मालाबार युद्ध अभ्यास जो क्षेत्र, जो आर्म्ड जो एक्सरसाइज है, वॉर एक्सरसाइज है 4 देशों की, इसका आयोजन कहां हुआ है? तो आप बता देंगे ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। और आपको जानना चाहिए क्वाड एक ऐसा, इस समय इसको चतुर्भुज माने होता है क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, ये ऐसा बना हुआ 4 राष्ट्रों का, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है और जापान है। इन चारों ने मिलकर के इस चतुर्भुज संवाद का निर्माण किया है। इसको हिंदी में हम लोग चतुर्भुज संवाद के नाम से जानते हैं। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इस क्रम में आपको और बता देता हूं, जो अगला क्वेश्चन निकाला है मैंने, हाल ही में किस नाम से भारत निर्मित पहली लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली रिवॉल्वर, ये वाली, जिसकी क्षमता कितनी है? 50 मीटर की मारक क्षमता है, तो इसका क्या नाम रखा गया ये बताएंगे। क्या इसका नाम बाहुबली है, बाहु, या प्रबल इसका नाम है, या तेजस इसका नाम है, या
तीव्रतम इसका नाम है। आखिर जो भारत ने पहली लंबी दूरी की कितनी मारक क्षमता है, 50 मीटर की, 50 मीटर तक शत्रु को किसी को भी ये मारने में सक्षम रिवॉल्वर होगी, और इसका नाम है प्रबल। क्या नाम है, प्रबल इसका नाम है। ये आपसे पूछा जा सकता है और आपसे पूछ सकते हैं भारत की एंटी टैंक मिसाइल कौन सी, एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है, ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं आपके आगे आने वाले एग्जाम में। तो आप बताएं कौन सी है वो नाग है। कौन सी है वो, नाग है ये वाला। और एक क्वेश्चन और आया है, भारत में नाग शास्त्र, नागा शास्त्र कौन सा अस्त्र है ये वाला, तो ये एक ड्रोन है। क्या ये एक ड्रोन है, ये वाला एक ड्रोन है। इनको याद करके जाएंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। नागा शास्त्र आएगा, ड्रोन बताएंगे, और अगर नाग आएगा तो ये एंटी टैंक मिसाइल बताएंगे। टैंक को ध्वस्त करने वाली, टैंक को नष्ट करने वाली मिसाइल क्या नाम है उसका, नाग है। और नाग को एंटी टैंक मिसाइल भी कहा जाता है, इसे हेलेना नाम से भी जाना जाता है। इसका उत्तर क्या है, प्रबल है। ऐसे प्रश्न मैंने आपके लिए एक और निकाला, ये रहा। राष्ट्रपति जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं इस समय भारतीय नौसेना के, ये रहा, प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत निर्मित किस नाम से छठे नौसैन्य युद्धपोत का अभी जलावतरण, जल में उनका अवतरण किया है, आखिर वो कौन सा है? क्या वो आईएनएस देवगिरी है, आईएनएस विंध्यगिरी है, आईएनएस समुद्रम है, या आईएनएस विंध्याचल है? तो वो और कोई नहीं बल्कि आईएनएस विंध्यगिरी है। इसको हम यहां से याद करके जाएंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न की बनने की बहुत प्रबल संभावना है। मैं पुनः दोहराऊंगा, अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत जल्दी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। इन्हें मैंने आपकी अभी शिफ्ट में जो एग्जाम चल रहा है उसके आधार पर तैयार किया है। और आपको यह भी जानना चाहिए कि कुछ इस तरह के प्रश्न पूछा गया है आपको कि जो विमुद्रीकरण है, ये वाला विमुद्रीकरण, ये वाला विमुद्रीकरण है आपका, ये वाला, इसका मतलब ये हुआ आपके कि जो विमुद्रीकरण वाला पार्ट, इसको बोलते हैं नोटबंदी। क्या बोलते हैं? इसे नोटबंदी बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको डिमोनेटाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिमोनेटाइजेशन कहते हैं। ये मैंने आपको पीछे एक अपने वीडियो में कराया है इसको आपके, और पुनः फिर करा रहा हूं। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम आया है, बड़ा अच्छा लगा मुझे कि विमुद्रीकरण हमारे यहां अभी हाल ही में कब हुआ है? तो हमारे यहां 8 नवंबर 2016 को हुआ था। यहां पर कब हुआ है? 16 में। लेकिन उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे 16 में? तो आप बताएंगे उसमें कौन थे? उर्जित पटेल। कौन थे? ये आरबीआई के गवर्नर हुआ करते थे, उर्जित पटेल। यहां पर ये बड़ा महत्वपूर्ण है आपके, यानी 8 नवंबर 2016 को जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। लेकिन एक बड़ा प्रश्न आपको यहां से पूछेगा जो आया एग्जाम में 23 तारीख को, क्या 1946 में, ये रहा 1946 में, ये रहा यहां पर जब ये विमुद्रीकरण हो रहा है आपके यहां, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो उस समय आरबीआई के गवर्नर, यानी कि यहां पर जो नोटबंदी हुई है, नोटबंदी माने नोटों को बंद कर देना, पुराने नोटों को विमुद्रीकरण कर देना। तो उस समय कौन है आपका जो है, तो आप बताएंगे ये और कोई नहीं बल्कि सीडी देशमुख। कौन? सीडी देशमुख। उस समय हमारे आरबीआई के गवर्नर हुआ करते थे, ये वाले यहां पर सीडी देशमुख, या इनका नाम है सीडी, ये सीडी देशमुख। आप इसको याद कर लेंगे। आप क्या है? गवर्नर ऑफ आरबीआई। कौन है आप? गवर्नर ऑफ आरबीआई है ये वाले सीडी देशमुख, यानी चिंतामणि द्वारका नाथ देशमुख, चिंतामणि द्वारका नाथ देशमुख। ये आपके स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई के गवर्नर भी रहे 1948, यानी यहीं पर इनको बनाया गया है। और आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है, वर्ष 1946 में जब नोटबंदी हुई तो आरबीआई गवर्नर कौन है? देशमुख साहब हैं। और जब अब 16 में हुई है तो आरबीआई गवर्नर कौन है? तो उर्जित पटेल है। ये प्रश्न पूछा गया है। और ये पूछ सकता है आपसे कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां है? तो क्या बताएंगे? ये मुंबई में स्थित। कहां है ये? मुंबई में स्थित है। इसको भी आप मेरे कहने से याद करके यहां से जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा प्रश्न एग्जाम में लगातार पूछा जाता है, इसलिए इनको हम छोड़कर नहीं जा सकते। साथ में आप बताएंगे इसमें जो 2016 में हुई है तो कौन कौन से नोटों को बंद किया गया था? तो 500 और 1000 के नोटों को बंद किया गया था। ये दो प्रकार के नोट थे, एक 500 का था और एक आपका 1000 का नोट था। इन दोनों नोटों को नोटबंदी के अंतर्गत बंद किया गया। ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इस क्रम में आपको अभी बताऊंगा मैं आपको एक नया क्वेश्चन कि जो अभी हाल ही में महारत्न कंपनी का दर्जा किसे मिला है? तो आप बताएंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड। किसे? ऑयल इंडिया लिमिटेड को। ये ऑयल इंडिया लिमिटेड को, ये रहा, यानी कि जो OIL है, ये वाला कौन सी? जो OIL है, इस ऑयल इंडिया लिमिटेड को अभी हाल ही में क्या दर्जा मिला है आपके?
महारत्न कंपनी का, इसको आप मेरे कहने से याद करके जा सकते हैं। एक प्रश्न आपके एग्जाम में अभी मैंने देखा है, कौन सा आया है, बड़ा फेवरेट है, वो बार बार पूछा जा रहा है, मैं देख रहा हूं आपको, कौन सा, लोकटक झील का, कौन सा, लोकटक झील कहां स्थित है, कौन सी झील, लोकटक झील कहां स्थित है। बड़ा फेवरेट है, मैं जब भी पढ़ाता हूं तो हमेशा कहता हूं इसको पढ़कर जाना, देखकर जाना, क्योंकि हमारे एग्जाम में जरूर आएगा। और आपको बता दिया आपने बच्चों ने हमारे, ये मणिपुर में स्थित है। कहां स्थित है ये मणिपुर में स्थित है। और यहीं पर भारत का तैरता हुआ, कौन सा, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क या नेशनल जो पार्क है हमारा, जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो नेशनल पार्क है, वो भी आपके मणिपुर में ही स्थित है। नाम है उसका केबुल लामजाओ। क्या नाम है उसका, केबुल लामजाओ, या केबुल लामजाओ, ये आपका इसका नाम है। क्या ये नेशनल पार्क है, इसको आप मेरे कहने से याद कर लेंगे। ये इंडिया का ही नहीं बल्कि दुनिया का ऐसा एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है, इसको आप लोग छोड़कर नहीं जा सकते। इसके अलावा अभी मणिपुर जल रहा था, मणिपुर में आग लगी हुई थी और वहां पर एक कुकी समुदाय के लोग और एक मैतई समुदाय के लोग आपस में लड़ रहे थे और वो आग अभी शांत नहीं हुई है। तो आप बताएंगे मणिपुर में किस समुदाय के लोग रहते हैं। नागा भी रहते हैं, कुकी भी रहते हैं और मैतई भी रहते हैं। मैतई समुदाय के लोगों में, कुकी समुदाय के लोगों में आपस में कुछ बातों को लेकर के ऐसे मतभेद उत्पन्न हुए जिसमें हिंसक झड़प हुई। और आपने देखा कि मणिपुर हमारे लंबे समय जला है और आप इसको भूलकर नहीं जाएंगे और इसको याद करके जाएंगे कि मणिपुर में नागा भी रहते हैं, कुकी भी रहते हैं और वहां मैतई समुदाय के लोग भी रहते हैं। और मणिपुर की राजधानी कौन सी है, इसको भी याद करके जाएंगे। और सेवन सिस्टर की जो राजधानियां हैं उन सबको, चाहे वो असम की हो, चाहे अरुणाचल की हो, चाहे मिजोरम की हो, चाहे मेघालय की हो, इनको याद करके जाना, क्योंकि सेवन सिस्टर की राजधानी भी पूछी जा रही है यहां से। एक बात और बताऊंगा आपको यहां से जो एग्जाम पूछी जा सकती है, जो बहुत फेवरेट है, वो ये है जो 104वां ये वाला जो संविधान संशोधन अधिनियम है, संविधान जो संशोधन ये वाला जो अधिनियम है यहां पर, यानी 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 का जो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये वाला आपके, इसका संबंध किससे है, तो SC ST ये रहा, SC ST के जो आरक्षण को इसके अंतर्गत 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। यहां पर कब का ये 2019 का ये रहा 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, SC ST एक्ट जो आरक्षण है इसको 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया यहां पर यानी ये आरक्षण हो गया 2020 से 30 तक के लिए हो गया इस अमेंडमेंट के द्वारा। इसको मेरे कहने से याद कर लेंगे, यहां पर ये बढ़ा दिया गया है 10 सालों के लिए SC ST के लिए। साथ ही इसी एक्ट के द्वारा 104 से जो एंग्लो इंडियन को आरक्षण मिला हुआ था, किसको, एंग्लो इंडियन को, जो एंग्लो इंडियन ये रहा एंग्लो इंडियन समुदाय के जो लोग हैं इन्हें जो आरक्षण मिला हुआ था उस आरक्षण को अब यहां पर समाप्त कर दिया गया। ये समाप्त कर दिया यानी कि एबोलिश कर दिया, ये एबोलिश कर दिया। इसको एबोलिश माने होता है इसको समाप्त करना, ये एबोलिश हो चुका है आपके, यानी कि एंग्लो इंडियन को 2019 में कौन संशोधन से 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त कर दिया और SC ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया, 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया और अभी आरक्षण सीमा 2020 से 30 तक के लिए हो चुकी है। इसका नाम है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। लास्ट में आपको और बताऊंगा थोड़ा सा, उसको भी थोड़ा देख के जाएंगे। अभी 106वां ये वाला ये संविधान संशोधन अधिनियम ये वाला ये बहुत चर्चाओं में रहा है और इसका सीधा संबंध किससे है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। कुछ विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया होगा, ये जो नए विद्यार्थी अभी हाल ही में जुड़ रहे हैं उन्हें शायद समझ में ना आए। इसी को महिला आरक्षण विधेयक भी, महिला आरक्षण अधिनियम भी कहते हैं इसको, इसी का नाम है वुमन रिजर्वेशन एक्ट कहते हैं इसको आप लोग। इसका नाम रखा है भारत सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम और ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। यहां पर इसको अगर आएगा इसके अंतर्गत महिलाओं को 33%, कितना 33% आरक्षण दे रहा, इसी को हम लोग 1/3 भी कह सकते हैं। 33% आरक्षण कहां दिया गया है, आपके लोकसभा और विधानसभाओं में जो सीटें हैं
वहां पर लोकसभा की और विधानसभा की उन सीटों में 1/3 महिलाओं को, जो हमारी मातृशक्ति है, जो हमारी माता शक्ति है, उनके लिए 1/3 स्थान यानी कि 33% सीटें आरक्षित कर दी गई हैं और संभवतः 2029 से इन्हें यह आरक्षण प्राप्त भी हो जाएगा। फिलहाल ये कानून बन चुका है। तो आप बताएंगे 106वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध किससे है? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम से, यानी कि महिला आरक्षण अधिनियम से। और अगर ये विधेयक आएगा कि इन नारियों को, महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है, तो कौन सा विधेयक है, बिल का नाम क्या है? तो आप बताएंगे ये वाला, यहां पर 128वां, ये वाला 128वां ये संविधान संशोधन ये विधेयक है, बिल है आपके यहां से। तो अगर बिल आएगा, अगर नारी शक्ति वंदन विधेयक आएगा तो 128वां मारेंगे, बिल को चूकना नहीं है आपको यहां से। और ये 100 बिल, और बिल आएगा तो 128वां मारेंगे, विधेयक आएगा तो, अगर एक्ट आएगा तो इसको मारेंगे आप 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसे आप भूलेंगे नहीं, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्न एग्जाम पूछे जाएंगे। ऐसा नई सीरीज स्पेशल सेशन में मैं फिर आपके लिए अगली क्लास में लेकर आऊंगा। तब तक लगातार बने रहेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब करेंगे। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपके इसी कमेंट और आपके जो प्यार मिल रहा है उसी पर ये वीडियो आगे बढ़ रहा है। ऐसा नया वीडियो आपके लिए पुनः लेकर आ रहा हूं, लेकिन नए सेशन में पुराने क्वेश्चन जो अभी चल रहे हैं और उन्हीं के आधार पर नए क्वेश्चन कौन से और बन सकते हैं, नई वीडियो आपसे मिलूंगा। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं कहूंगा विजेता बनकर आइए, जीत कर आइए। प्रणाम, नमस्कार।